हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रूट एंड जूस प्रोसेसिंग। फ्रूट एंड जूस प्रोसेसिंग का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि बेसिक चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं और यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, तो बेसिक से नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, एडवांस होंगी थोड़ी सी। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए, इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखने वाले हैं द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सेंट्रीफ्यूज का क्या यूज़ है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज है, देख सकते हैं, ये क्लेरिफाइंग डिकेंटर है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ होता है। इसके बारे में देखते हैं। While direct pressure has previously been an obvious choice, there has been a move in comparatively recent times towards employing centrifugal separation of solids from juice from a continuous fruit mash stream. जब डायरेक्ट प्रेशर जो होता है, एक डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना ये ऑब्वियस चॉइस होती है, लेकिन अभी कुछ रिसेंट टाइम में कुछ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन फोर्स को एम्प्लॉय करने की भी चीज़ें दिखी जा रही हैं। एम्प्लॉइंग सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन का यूज़ किया जा रहा है, ताकि जूस है जो जूस लिक्विड है और जो सॉलिड फॉर्म है उसमें, उन दोनों को अलग किया जा सके फ्रॉम अ कंटिन्यूअस फ्रूट मास स्ट्रीम। जो फ्रूट की मास स्ट्रीम होती है उसमें से जूस को अलग कर लिया जाए और जो सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड मैटर है, उसको अलग कर लिया जाए। द डिकेंटर इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूज। ये जो डिकेंटर है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इनलेट है जहाँ से कि फीड आता है, क्लेरिफाइड लिक्विड यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से सॉलिड रिमूव होता है। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट हो गई हैं। यहाँ से सॉलिड रिमूव हो रहा है, यहाँ से क्लेरिफाइड लिक्विड या कह सकते हैं कि जूस आ रहा है। तो कुछ तरीके से इस तरीके से ये जो क्लेरिफाइंग डिकेंटर है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूज फिट होता है, ये वर्क करता है। अब ये जो डिकेंटर है विद अ सिलिंड्रिकल कॉनिकल सॉलिड वॉल बाउल, इसमें एक सिलेंडर शेप का कॉनिकल, देखिएगा कोन शेप का आपको दिख रहा होगा, कॉनिकल बाउल होता है फॉर द कंटिन्यूअस सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स आउट ऑफ द सस्पेंशन, ताकि जो सस्पेंशन है उसमें से सॉलिड्स का लगातार सेपरेशन किया जाता रहे। कुछ इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज होता है, तो लिक्विड नीचे रह जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। और कुछ इनको इस तरीके से सेपरेट किया जाता है कि सॉलिड अलग हो जाएगा सस्पेंशन से, और सस्पेंशन में जो जूस बनेगा उसको अलग निकाल लिया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑफ पर्टिकुलर एडवांटेज। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन प्रोड्यूसिंग सिंगल स्ट्रेंथ क्लाउडी जूस, अगर सिंगल स्ट्रेंथ क्लाउडी जूसेस का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूज काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ हो सकते हैं फॉर डायरेक्ट कंजप्शन, और ये डायरेक्ट कंजप्शन की बात कर रही है। एज अ बेटर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अटेंड, और हम कह सकते हैं कि एक बेहतर पार्टिकल साइज को भी सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अटेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये तो लगातार रोटेट होता रहेगा। तो जब सैंपल रोटेट होगा तो जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट होंगे, तो एक उनका फाइन साइज हो जाएगा, एक डेफिनेट साइज हो जाएगा। यहाँ पे सेल्फ क्लीनिंग क्लेरिफायर दिखाया गया है। इसमें डिस्क स्टैक सेंट्रीफ्यूज होता है। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ये इमेज है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रोडक्ट फीड का। यहाँ से प्रोडक्ट इंटर करता है। जो सेकंड पार्ट दिखाया गया है, सेकंड पार्ट है सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड लाइट लिक्विड फेज। इसमें सेपरेटेड जो लाइट लिक्विड फेज होती है वो आती है।
जो थर्ड पार्ट है वो है सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड हैवी लिक्विड फेज। हैवी लिक्विड फेज थर्ड पार्ट में मिलती है और सेकंड पार्ट में मिलती है सेपरेटेड लाइट लिक्विड फेज। अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, फोर्थ की बात करें तो ये है डिस्क स्टैक। ये डिस्क स्टैक यहाँ पे शो करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। फोर्थ नंबर पे जो डिस्क स्टैक दिखाए गए हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है सेंट्रीपिटल पंप। ये सेंट्रीपिटल पंप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पंप आ रहे हैं ये सेंट्रीपिटल पंप है और ये हैवी लिक्विड फेज के लिए है। सिक्स्थ पॉइंट पे है सेंट्रीपिटल पंप अगेन बट इट इज़ लाइट लिक्विड फेज। तो एक चीज़ याद रख सकते हैं, इधर साइड में लाइट लिक्विड की फेज की चीज़ें दिखाई गई हैं और इधर हैवी लिक्विड फेज की। सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं सॉलिड होल्डिंग स्पेस। सॉलिड को कहाँ पे होल्ड करके रखना है, यहाँ पे वो स्पेस बनाया गया है। नेक्स्ट है एट्थ पॉइंट पे सेपरेटिंग डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेपरेटिंग डिस्क है जो कि सेपरेट कर रही है। नाइन्थ नंबर पे है सॉलिड इजेक्शन पोर्ट। ये देख सकते हैं सॉलिड यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये सॉलिड इजेक्शन पोर्ट है। नेक्स्ट आता है स्पिंडल ड्राइव। 10th नंबर पे स्पिंडल ड्राइव है और 11th नंबर पे है नोजल। यहाँ पे ये नोजल लगा हुआ होता है। तो ये तो सेल्फ क्लीनिंग क्लेरिफायर या फिर डिस्क स्टैक सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम है। So it should be noted that the major factor in the production of naturally cloudy juices is the rate of processing. अगर जो naturally cloudy juices को बनाया जा रहा है तो उनके प्रोडक्शन में जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो होती हैं उनका रेट ऑफ प्रोसेसिंग, किस रेट से प्रोसेसिंग की जा रही है। To ensure stability, the juicing stage should be followed immediately by pasteurization. ये चीज़ें जो बन के रेडी हो रही हैं ये स्टेबल रहेंगी। कैसे? इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो जूसिंग स्टेज होती है इमीडिएटली ये पास्चुराइजेशन से फॉलो होती है। इसके बाद में इमीडिएटली पास्चुराइजेशन होता है ताकि जो नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं जो फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं नेचुरल तरीके से, उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट किया जा सके, डिग्रेड किया जा सके। अब आते हैं ये डिकेंटर्स किस तरीके के हैं। डिकेंटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंजक्शन विद डिस्क स्टैक टाइप सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क स्टैक सेंट्रीफ्यूज दिखाया गया है, इसके साथ ही डिकेंटर्स का यूज किया जाता है इन दी प्री प्रिपरेशन ऑफ क्लियर जूसेस की प्री प्रिपरेशन में एंड जूस कंसनट्रेट्स वेयर द इनिशियल डिकेंटर ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन अ पार्शियली क्लैरिफाइड जूस। जो इनिशियल डिकेंटर ट्रीटमेंट होता है उसमें पूरी तरीके से क्लैरिफाइड जूस नहीं मिलता है, उसमें पार्शियली क्लैरिफाइड जूस मिलता है विद अ लो लेवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। और इसमें अगर पार्शियली क्लैरिफाइड जूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होंगे। अगर सॉलिड पार्टिकल्स उसमें मिक्स हैं तो सस्पेंडेड सॉलिड का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा। द यूज ऑफ एंजाइम्स इन फ्रूट जूस प्रोसेसिंग। फ्रूट जूस प्रोसेसिंग में एंजाइम्स का क्या यूज होता है। इन द इमैच्योर फ्रूट, अगर इमैच्योर फ्रूट की बात करें, पैक्टिन्स आर मेनली इनसॉल्युबल। पैक्टिन्स एक प्रकार के एंजाइम्स हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, बट एज द फ्रूट राइपन्स, जैसे ही जो फ्रूट है वो राइप हो जाता है, पक जाता है, देयर इज अ ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ सम ऑफ द पैक्टिक सब्सटेंसेस। ये पैक्टिन्स जब पका हुआ नहीं होता है फ्रूट तो उसमें बहुत इनसॉल्युबल फॉर्म में ये इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रूट राइप हो जाता है, पक जाता है, ये वहाँ से डिग्रेड होने लगते हैं इन द स्किन एंड फ्लैश सेल वॉल। जो सेल वॉल है, जो स्किन है फ्रूट की, उसमें ये डिग्रेड होके पहुँचने लगते हैं। फिर वहाँ पहुँच के ये करते क्या हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड कॉम्पोनेंट मटेरियल। ये क्या करते हैं, वहाँ पे पहुँच के ये पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट मटेरियल्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं।
अब ये क्या होगा, ये जो पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स हैं ये फ्रूट को सॉफ्ट कर देते हैं। जैसे ही फूड सॉफ्ट होता है, एज द फ्रूट बिकम्स सॉफ्टर, लेस एसिडिक, स्वीटर एंड हेड टूवर्ड्स इट्स ऑप्टिमम स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जैसे ही फ्रूट सॉफ्ट होता है, एसिड की कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाती है, स्वीटनेस बढ़ जाती है, स्वीटर हो जाता है, और ये अपनी ऑप्टिमम स्टेट जो मैच्योरिटी के है उसको गेन कर लेता है। तब क्या होता है, then such changes need to be taken into account by the juice processor। तब जो इस प्रकार के चेंजेस हैं वो ज़रूरी होता है कि जो जूस प्रोसेसर है उन चेंजेस को कंसीडर करे। It is particularly important when the final product is to be a clarified juice concentrate। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्लेरिफाइड जूस कंसनट्रेट है। अगर ये चीज़ होती है दैट नो पैक्टिन शुड बी लेफ्ट अवेलेबल, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पैक्टिन का कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं है, छोड़ा नहीं गया है। As a general rule, it is the juice of the apple and other soft fruits rather than the fruit itself that is to be treated with proctolytic enzymes। जो एप्पल के जूस होता है और जो और भी सॉफ्ट फ्रूट्स हैं इनका जो जूस होता है इसको पैक्टोलिटिक एंजाइम्स ट्रीट किया जाना ज़रूरी होता है, और ये ट्रीटिंग होती है आफ्टर प्रेसिंग। आफ्टर प्रेसिंग इसको ट्रीट किया जाता है पैक्टोलिटिक एंजाइम से टू प्रोड्यूस अ क्लियर जूस, ताकि एक क्लियर जूस को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक जो मेन चीज़ हमने ये देखी है कि जो पैक्टिन्स हैं, पैक्टिन्स का यूज़ होता है जूसेस को क्लेरीफाई करने में। पैक्टिन्स जूस का क्लेरिफिकेशन करते हैं। उनको आप देखते हैं जो आपको आप घर पे जूस बनाइए और जो आप बाहर से जूस लेके आते हैं, मैंगो जूस आप घर पे बनाइए, मैंगो जूस आप बाहर से लेके आइए, आपको बहुत फ़र्क दिखता है। कहाँ से आता है वो फ़र्क? वो फ़र्क आता है क्योंकि वो पैक्टिन ट्रीटेड होते हैं, उनको क्लियर किया गया होता है, उन पे क्लेरिफिकेशन की प्रोसेस को अप्लाई किया गया होता है। अगला एंजाइम है एस्टरेज। एस्टरेज पॉलीमिथाइल गैलेक्टोयूरोनेज एस्टरेज इसका पूरा नाम होता है। अब इसका काम होता है वेयर द एक्शन इज टू डी एस्टरीफाई पैक्टिन्स। ये पैक्टिन्स का डी एस्टरीफिकेशन करते हैं विद द रिमूवल ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। ये क्या करते हैं, पैक्टिन से मिथॉक्सी ग्रुप को अलग कर देते हैं टू फॉर्म पैक्टिक एसिड, और ये पैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करा देते हैं। अगले टाइप के एंजाइम्स हैं डी पॉलीमरेजेस, दैट इज पॉलीमिथाइल गैलेक्टोयूरोनेजेस with either endo or exo activity. Here several different mechanisms takes place in which the polymer chain is completely disrupted into fragments। इसमें होता क्या है, जो पॉलीमर चेन होती है ये बीच बीच से ब्रेक हो जाती है और फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं इसको। The term endo refers to those polygalactouronoses which act at random within the chain, जो randomly act करते हैं, and exo to those where the attack is sequential along its length, starting at one end। अगर मैं समझाना चाहूँ endo and exo को, so if this is a polymer chain, and let me change the color of ink, okay, and now I am having this D polymerase, so if it is endo it will break this fragment from here, this is not a specific site but it will act on the site that is inward, but if it is exopolymerase then what it will do, it will start cutting the fragments from the end। किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकता है। यहाँ ये एंड एक एंड कट कर लेगा, फिर अगले एंड को कट करेगा, फिर अगले को करेगा, कुछ इस तरीके से ये अंदर की तरफ बढ़ता है। अगला है पैक्टिन लाइजेस।
विच ऑपरेट एट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो पैक्टिनलाइज होते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे वर्क करते हैं और उनको ब्रेक करते हैं। आइदर साइड ऑफ विच कैरीज एंड एस्टरीफाइज और मिथॉक्सीलेटेड ग्रुप। नेक्स्ट टाइप के एंजाइम्स हैं अमाइलेजेस। इन द केस ऑफ पोम फ्रूट्स अदर एंजाइम एक्टिविटीज आर समटाइम रिक्वायर्ड। अगर पोम फ्रूट्स की बात करें तो कुछ और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर फ्रूट हैज़ बीन पिक्ड बिफोर मैच्योरिटी, जहाँ अगर मैच्योर नहीं हुआ है, फ्रूट पूरी तरीके से पका नहीं है, उससे पहले ही उसको तोड़ लिया गया है। एंड देन राइपेंड अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, और उसके बाद में उसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में पकाया जा रहा है। कंडीशंस इन अ कूल्ड स्टोरेज, दैट इज कूल स्टोरेज में उसको पकाया जा रहा है। There is a likelihood of starch retention originating from the unripe fruit. यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि स्टार्च रिटेंशन हो जाएगा जो अनराइप फ्रूट है उससे। नेक्स्ट टाइप के एंजाइम है सेल्यूलेजेस। सेल्यूलेजेस हैव बीन यूज्ड टू फैसिलिटेट द रैपिड रिमूवल ऑफ कलर। सेल्यूलेजेस का यूज किया जाता है कलर के रिमूवल के लिए ड्यूरिंग फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्रूट की प्रोसेसिंग के दौरान। Such enzymes have also been employed to good effect in recent years. ये enzymes good effect in recent year देखा गया है इनका in the total liquefaction of plant tissues. जो plant tissues हैं उनके total liquefaction में इसका बहुत रोल देखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो plant की cell wall होती है, plant की cell wall बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, और ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है इसका वर्क होता है इसको ब्रेक डाउन कर देना। और अगर ये सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी देन ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विफिकेशन देखा जाएगा प्लांट टिश्यूज का। ऑब्विएटिंग द यूज ऑफ अ प्रेस येट इंक्रीजिंग यील्ड, और यहाँ पे यील्ड में भी इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। फॉर अ टिपिकल पैक्टिनेस, अगर एक टिपिकल पैक्टिनेस की बात करें, द स्टैंडिंग पीरियड फॉर ब्लैक करेंट एंड अदर सॉफ्ट फ्रूट्स विल बी अराउंड 1.5 आवर्स। जो स्टैंडिंग पीरियड है पैक्टिनेसेस के लिए, सॉफ्ट फ्रूट्स के लिए, ये लगभग 1.5 घंटे का होता है। द एग्जैक्ट टाइम नीड to be determined by taking a series of sample। जो एग्जैक्ट टाइम नीड है अगर वो डिटरमाइन करना है तो उसके लिए बहुत सारे सैंपल्स लेने पड़ेंगे ऑफ द माश, जो भी माश है उसके सैंपल्स लेने पड़ेंगे ड्यूरिंग द एंजाइमेशन स्टेज। ये एक स्टेज होती है एंजाइमेशन स्टेज, इसके दौरान कई सारी सीरीज के सैंपल लेने पड़ेंगे तब एग्जैक्ट टाइम नीड को डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रेसिंग और फिल्टरिंग ऑफ सम ऑफ द जूस, some of the juice can be pressed or can be filtered off, and treating this with an excess of alcohol। excess of alcohol के साथ में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि एक क्लियर और फ्रेश जूस निकल के आ जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रस जूस। सिट्रस जूसेस का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? Citrus fruits, however, because of their structure, इनका स्ट्रक्चर ही अलग तरीके से होता है, are handled in an entirely different manner। इनको एक बिल्कुल अलग ही तरीके के मैनर से हैंडल किया जाता है। The एपिकार्प और आउटर पील ऑफ द सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट है इनका जो एपिकार्प होता है या जो आउटर पील होती है इसी को एपिकार्प बोला जाता है। कंटेन्स अ रिच सोर्स ऑफ इसेंशियल ऑयल, और इसमें इसेंशियल ऑयल का बहुत अच्छा खासा अमाउंट पाया जाता है। इन ऑब्लेट स्फेरिकली शेप्ड ऑयल, स्फेरिकली शेप्ड ऑयल ग्लैंड्स होती हैं सिचुएटेड इन द पार्ट ऑफ द फ्लैविडो, फ्लैविडो के पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। और ये फ्लैविडो कहाँ होता है? जस्ट बिलो द वैक्सी सरफेस लेयर। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा, तो उसमें सिट्रस फ्रूट्स के बारे में मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। क्या है फ्लैविडो, क्या है वैक्सी सरफेस लेयर, कहाँ पे क्या होता है, किसका क्या वर्क होता है।
तो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ ही आया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि एक बार डिटेल्ड डिस्कशन हो जाने के बाद में बार बार उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। So many different processes have been employed worldwide across the range of citrus types. बहुत सारी प्रोसेसेस अप्लाई की गई हैं वर्ल्ड वाइड, जो भी रेंज है सिट्रस टाइप्स की उसके लिए, ताकि सेपरेशन ऑफ बोथ द ऑयल एंड जूस जो इसेंशियल ऑयल है और जो जूस है, दोनों का ही एक्सट्रैक्शन किया जा सके और वी कैन से सेपरेशन किया जा सके। टिपिकली द फ्रूट विल बी पास्ड ओवर अ रैस्पिंग डिवाइस। जो फ्रूट है इसको एक रैस्पिंग डिवाइस के ऊपर से पास किया जाता है, दैट इज एन एब्रेसिव रोलर। ये एक रोलर टाइप की डिवाइस होती है टू पायर्स एंड डिसरप्ट द ऑयल ग्लैंड, जिसका काम होता है कि ये ऑयल ग्लैंड्स को डिसरप्ट कर दे विद इन द फ्लैविडो लेयर। जो फ्लैविडो लेयर है उसमें जो ऑयल ग्लैंड्स है उनको डिसरप्ट कर दे, दस रिलीजिंग द ऑयल टू बी वॉश्ड अवे फॉर कलेक्शन बाई अ वाटर स्प्रे, ताकि जो ऑयल है वो रिलीज हो जाए और उसको वॉश कर लिया जाए और वाटर स्प्रे के द्वारा वॉश करने के बाद में उसका कलेक्शन कर लिया जाए। अब आता है द एफएमसी एक्सट्रैक्टर। Perhaps the most frequently encountered processing sequence is that provided by an extractor manufactured by the Fruit Machinery Corporation। ये जो FMC है इसका मतलब ही है Fruit Machinery Corporation। ये बहुत frequently यूज़ किया जाने वाला ये एक extractor है which is generally employed for orange types, और इसको orange types के लिए employ किया जाता है। इन दी प्रोसेसिंग हॉल, जो प्रोसेसिंग जहाँ हो रही है अगर वहाँ की बात करें, दीज यूनिट्स आर यूजुअली सेट अप इन बैंक्स ऑफ 8 2। ये जो यूनिट्स होती हैं इनको बैंक्स में सेटअप किया जाता है टू अकोमोडेट अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वॉश्ड एंड क्लीन फ्रूट, ताकि जो वॉश्ड और क्लीन फ्रूट्स हैं इनकी एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम को मेंटेन किया जा सके, विच हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू साइज बैंड, और उसको क्या करते हैं साइज बैंड के बेस पे सेपरेट किया जाता है along appropriate feed channels to the correct size of extractor। जो उसके feed channels हैं और जो extractor का correct size है उसके according size band को लेके उसके according उसको separate किया जाता है। During the operation fruit is received into the lower cup। लोअर कप में फ्रूट को रिसीव कर लिया जाता है एंड द अपर कप डिसेंड्स टू प्रेस डाउन अपॉन इट, और जो अपर कप होता है वो इस तरीके से होता है कि वो इसके ऊपर प्रेस हो जाता है। द एक्सप्रेस्ड जूस फ्लोज इनटू अ मैनीफोल्ड। जो एक्सप्रेस्ड जूस होता है एक मैनीफोल्ड में फ्लो होता है अटैच्ड टू द लाइन ऑफ एक्सट्रैक्टर। ये जो मैनीफोल्ड है ये एक्सट्रैक्टर की लाइन से अटैच्ड होता है एंड हैंस टू द सो कॉल्ड फिनिशिंग स्टेज, और यहाँ पे एक फिनिशिंग स्टेज टाइप से आ जाती है वेर इन द जूस इज प्रोग्रेसिवली स्क्रीन्ड टू रिमूव एक्सेस पल्प। और यहाँ पे होता क्या है जूस को स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीनिंग के द्वारा एक्सेस पल्प का रिमूवल कर दिया जाता है एंड टू ब्रिंग इट इनटू द रेंज सेट बाय प्लांट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। प्लांट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो रेंज सेट की जाती है उस रेंज में इसको स्क्रीन करके एक्सेस पल्प को रिमूव करके उस प्रॉपर रेंज में लेके आया जाता है। द वॉश्ड पल्प में बी हेल्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जो पल्प आ गया है वॉश होके इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए होल्ड भी किया जा सकता है और इंक्लूडेड विद द बल्क ऑफ इजेक्टेड पील मटेरियल, या फिर इसको जो पील मटेरियल है जिसको कि पहले ही इजेक्ट कर लिया गया है उसके साथ में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या होता है इसकी मिलिंग होती है। दिस इज मिल्ड ट्रीटेड विद लाइम।
फिर इसको लाइम से ट्रीट करते हैं। लाइम क्या होता है? इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? टू ब्रेक डाउन पैक्टिन्स, ताकि पैक्टिन्स को ब्रेक किया जा सके, एंड रिड्यूस वाटर रिटेंशन, और वाटर के रिटेंशन को, दैट इज वाटर को जो अपने पास रखने की कैपेबिलिटी होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके साथ ही प्रेस्ड ड्राइड टू अबाउट 10 to 12% मॉइस्चर, इसको प्रेस ड्राई किया जाता है, एंड फाइनली कन्वर्टेड टू पैलेट्स, और इसके बाद में इसको पैलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। These being high in carbohydrates, अब ये कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होते हैं, आर यूज्ड एज अ फिलर इन लिवस्टॉक फीड ब्लेंड। लिवस्टॉक फीड ब्लेंड में इनको फिलर की तरह यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, ये फ्लो डायग्राम है ऑफ द फ्रूट जूस कंसंट्रेशन प्रोसेस। फ्रूट जूस को कंसंट्रेट करने की जो प्रोसेस है उसका फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है? डिलीवरी होती है होल फ्रूट की, पूरा फ्रूट लिया जाता है, उसकी वॉशिंग होती है। अब वॉश करने के बाद में वॉश वाटर का क्लैरिफिकेशन डिकेंटर के द्वारा किया जा सकता है। वॉशिंग के बाद में अगला स्टेप होता है, इसको क्रश करिए या फिर मिलिंग, क्रशिंग या मिलिंग। क्रशिंग करते हैं या जब मिलिंग करते हैं तो आपको जूस मिल जाता है, दैट इज जूस का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रैक्टेड जूस है इसको आप क्लैरिफाई करिए, डायरेक्ट क्लैरिफाई करते हैं इन डिस्क स्टैक सेपरेटर। डिस्क स्टैक सेपरेटर में क्लैरिफिकेशन के बाद में पास्चराइजेशन की प्रोसेस की जाती है। पास्चराइजेशन की प्रोसेस के बाद में इसको स्टोर कर लिया जाता है, और यहाँ पे आपको नेचुरल क्लाउडी जूस मिलता है। तो पहला तो हमने देख लिया नेचुरल क्लाउडी जूस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब हम वापस से आते हैं जहाँ पे हमने जूस को एक्सट्रैक्ट किया था डिकेंटर में। अब इसको पोमैस में ले जाते हैं, पोमैस के बाद में इसका सेकेंडरी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सेकेंडरी एक्सट्रैक्शन के बाद में प्रोसेस वापस आती है, यहीं पे वहाँ पे वापस आई, फिर क्या किया, इसका डी एरोमेटाइजेशन किया गया। डी एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस के बाद में एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया गया। एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद में क्लेरिफिकेशन की प्रोसेस हुई। क्लेरिफिकेशन डिस्क स्टैक सेपरेटर में किया जाता है। अब क्लेरिफिकेशन के बाद में क्या होता है, आपका जूस जो है एंजाइम से ट्रीट हो गया, जैसे कि पैक्टिन है, ताकि क्लेरिफाई हो जाए, पैक्टिन का यूज़ किया जाता है। अब जो क्लेरिफाई होके जूस मिला है, नेक्स्ट क्या करना है, इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेट हो गया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लगभग तैयार है। कंसंट्रेशन के बाद में इसको स्टोर कर लिया जाता है, और यहाँ पे जो चीज़ बन के तैयार होती है वो होता है क्लियर कंसंट्रेट। यही आपका क्लियर कंसंट्रेट बन के तैयार होता है। तो जो फ्रूट जूस कंसंट्रेशन की प्रोसेस है, इसमें क्लियर कंसंट्रेट का फॉर्मेशन तो हमने देखा ही, इसके साथ ही हमने नेचुरल क्लाउडी जूस का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हमने वो भी देख लिया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी अकेडमी की वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel. If you are having any query or any doubt, then feel free to contact on our helpline number, that is 7080833450. So thank you very much everyone, thank you very much for watching this session. And one thing कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।